गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। हमारे पास लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो न्यूटन के जो 3 लॉज ऑफ मोशन हैं उन सभी को हम अपनी छोटी क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहला जो न्यूटन का लॉ है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एंड एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until and unless any external force is applied on the object। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन टू वेरिएबल्स। एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। द फर्स्ट वन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड one is the mass of the object। So we can say that acceleration of an object is directly proportional to the force applied on the object and is inversely proportional to the mass of the object। अगर हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन बढ़े तो हमें जो फोर्स अप्लाइड है उसको इंक्रीज करना है, और अगर हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन बढ़े तो हमको जो मास है ऑब्जेक्ट का उसको कम रखने की कोशिश करनी है। So this is the second law of motion, also known as law of acceleration। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे आसान है, इसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहा गया है। ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हैं हमारे 3 लॉज ऑफ मोशन जो आइजैक न्यूटन द्वारा दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे ये जो 3 लॉज ऑफ मोशन है स्पोर्ट्स में अप्लाई होते हैं, किन किन जगह पर अप्लाई होते हैं और किस तरह ये स्पोर्ट्स में मोशंस को अफेक्ट करते हैं। तो हम इसको स्टडी करने के लिए क्या करेंगे कि एक लॉ उठाएंगे, जैसे लॉ नंबर 1, तो उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो 2 एप्लीकेशन हम देखेंगे, ऐसे ही लॉ नंबर 2 के 2 एप्लीकेशन और एंड में लॉ नंबर 3 की 2 एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे लॉ नंबर 1 जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, वो कैसे स्पोर्ट्स में अप्लाई होता है या उसको हम कहाँ पर स्पोर्ट्स में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, और इस फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि एथलीट मस्ट एग्जीक्यूट मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली। जब एक एथलीट कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, कोई स्किल परफॉर्म कर रहा है, तो ही हैज टू परफॉर्म दैट मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली, और उसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए उस मूवमेंट को परफॉर्म करते हुए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि जेवलिन थ्रोअर है जो एक जेवलिन को थ्रो कर रहा है। जेवलिन हमें पता है एक लंबी सी स्टिक है, आगे से पॉइंटेड है, और जेवलिन थ्रोअर्स का टारगेट ये रहता है कि कैसे उस जेवलिन को मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए थ्रो किया जाए। उस जेवलिन को थ्रो करने के लिए एथलीट पीछे से भागता हुआ आता है और स्क्रैच लाइन होती है, उससे पहले उसको जेवलिन को रिलीज करना है और उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। तो इसमें एथलीट जो पीछे से भाग के आ रहा है, दैट इज नोन एज अप्रोच रन, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड इकट्ठी कर सके और उस स्पीड को उस जेवलिन में ट्रांसफर करके मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव कर सके। तो इस एग्जांपल में ये बता रहे हैं कि द एथलीट शुड नॉट ब्रेक द मोमेंटम। अगर वो एथलीट पीछे से भाग के आ रहा है, लेकिन जब व्हेन ही इज कमिंग क्लोज टू दी दैट स्क्रैच लाइन और उसके पास आते हुए उसकी कोई स्पीड को वो चेक कर लेता है, अपने स्टेप्स को वो चेक कर लेता है या रुक जाता है, तो वो जितना भी एडवांटेज उसने अप्रोच रन का लिया था वो उस एडवांटेज को लूज कर देगा। सो इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम परफॉर्मेंस द एथलीट शुड परफॉर्म एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली एंड शुड नॉट ब्रेक द फ्लो ऑफ द एक्टिविटी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ट्रांसफर मोमेंटम एफिशिएंटली फ्रॉम ईच बॉडी सेगमेंट टू द होल बॉडी। आई विल रिपीट, transfer momentum efficiently from each body segment to the whole body। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट पुट या कुछ लोग इसको शॉर्ट पट भी कह देते हैं। तो शॉर्ट पट में क्या है, एक आयरन बॉल है जिसको हमें थ्रो करना है, और देखने में ऐसा लग सकता है कि इसमें सिर्फ आर्म स्ट्रेंथ और शोल्डर स्ट्रेंथ ही तो लग रही है। जिसकी आर्म स्ट्रेंथ और शोल्डर स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा दूर तक शॉर्ट पुट को जो है थ्रो कर सकता है, ज्यादा दूर उस शॉट को थ्रो कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक एथलीट या एक शॉट पुटर शॉट को रिलीज कर रहा है
तो वो ना सिर्फ शोल्डर और हैंड्स की फोर्स लगा रहा है, बल्कि नीचे से पूरी अपनी बॉडी की वो फोर्स को जनरेट कर रहा है। और जो फोर्स है वो आगे आगे एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में नीचे से ट्रांसफर होते होते वो इन द एंड शॉट में ट्रांसफर की जाती है, जिससे जो शॉट है वो दूर तक जाता है। तो इसमें हर एक सेगमेंट, चाहे हम नीचे टो से जो फोर्स है वो जनरेट शुरू हुई, उसके बाद फिर वो काफ मसल्स, फिर जो है नी जॉइंट, फिर थाइज, फिर हिप्स, फिर आगे जो है हमारा शोल्डर्स में, फिर आर्म में, फिर रिस्ट, फिर आगे जो पूरा हमारा जो है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जो फोर्स है वो आगे जो है ट्रांसफर हो रही है। तो इसमें व्हाट दे आर सेइंग कि दिस फोर्स जो एक बॉडी सेगमेंट से दूसरे बॉडी सेगमेंट में ट्रांसफर हो रही है, दिस ट्रांसफर शुड बी एफिशिएंट एंड स्मूथ। तो ये दो हमारे पॉइंट हो गए लॉ नंबर 1 की एप्लीकेशन की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ नंबर 2 इन स्पोर्ट्स। लॉ नंबर 2 है हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो अब हमने जब पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, दैट मींस इफ आई वांट टू इंक्रीज माय एक्सेलरेशन आई हैव टू इंक्रीज माय फोर्स। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक स्प्रिंटर का, और वो स्प्रिंटर चाहता है कि अपनी एक्सेलरेशन को वो इंक्रीज करे। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट एक्सेलरेशन he has to increase the force. So force कैसे? The force is applying on the running track. तो अगर एक एथलीट अपनी फोर्स को 10% इंक्रीज करता है, so उसकी जो एक्सेलरेशन है it is also going to be increased by 10%. तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ भागते हुए, जो एक स्प्रिंटर है भागते हुए, वो ट्रैक को पुश करता है पीछे की तरफ। अगर मैं उस फोर्स को इंक्रीज कर दूंगा तो मेरी जो एक्सेलरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं 10% एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा तो मेरी जो एक्सेलरेशन है वो भी 10% इंक्रीज हो जाएगी। हमारे पास सेकंड पॉइंट है, ये रोटेशन के बारे में बता रहा है। इट इज सेइंग व्हेन रोटेटिंग लेंथनिंग द रेडियस स्लोज द रोटेशन एंड शॉर्टनिंग द रेडियस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रोटेशन। अब हम रोटेशन की बात, अगर मैं आपको एक बताऊं कि जैसे हम दो पेन्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक, और इस पेन को हमको ऐसे ऐसे रोटेट करना है। तो इसका रेडियस क्या हुआ, यहाँ से सेंटर से लेकर जो इसका एज है वो इसका रेडियस है। तो हम दो पेन लेते हैं, एक ये हमारे पास पेन है और एक इससे लंबा पेन है, ठीक है, जो उसकी लेंथ है दूसरे वाले की, इट इज मोर लॉन्गर देन दिस पेन। तो दोनों का मास सेम है और दोनों पे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो भी सेम है। अब जब दोनों का मास भी सेम है, दोनों का फोर्स भी अप्लाइड सेम है, और जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं तो जिसका रेडियस छोटा रहेगा उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन ज़्यादा रहेगी, और जिसका जो रेडियस है, जो लंबा है, जिसका रेडियस ज़्यादा है, उसकी स्पीड कम रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स में ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है। हम डाइविंग, एक स्विमिंग के साथ एक डाइविंग का इवेंट होता है जिसमें जो डाइवर है वो ऊपर से जंप करता है, और जब वो नीचे आ रहा है तो अलग अलग तरह के वो एक्रोबैटिक स्किल्स करता है, जिसमें वो रोटेशन करता है अलग अलग तरह की। तो उसमें वो बता रहे हैं कि अगर एक डाइवर जो है अपनी बॉडी को डाइव करने के बाद अपनी बॉडी को वो टक पोजीशन में ले आता है या क्राउच कर लेता है, छोटा कर लेता है, जिसमें उसकी नीज जो है वो चेस्ट के पास आ जाती है, तो उसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और लेकिन अगर वो जो हमारा डाइवर है अपनी बॉडी को सीधा रखता है, दैट इज पाइक पोजीशन, तो उसमें जो उसकी बॉडी की जो रोटेशन है, जो उसकी बॉडी की रोटेशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये हमारे हो गए दो पॉइंट्स या फिर दो एप्लीकेशन सेकंड लॉ के, जो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम लास्ट में बात करेंगे थर्ड लॉ की एप्लीकेशन। जो थर्ड लॉ है उसको हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसे एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ कहते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं सबसे पहले पॉइंट में, मैक्सिमाइज काउंटर फोर्स विद स्टेबल सरफेस। तो दो तरह की सरफेसेस हैं हमारे पास, हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मैं रनिंग की कोशिश कर, इफ आई एम ट्राइंग टू रन ऑन अ सैंड, ये वन केस, और हमारे पास सेकंड केस है कि आई एम रनिंग ऑन अ कंक्रीट सरफेस। तो मेरी जो मैक्सिमाइज जो मेरी स्पीड है रनिंग की, वो कंक्रीट सरफेस पे, जो हार्ड सरफेस है उस पर ज़्यादा रहेगी, और जो सैंड पे जब मैं भागूंगा तो मेरी स्पीड कम रहेगी। इसका रीज़न क्या है कि जो सरफेस है वो स्टेबल होनी चाहिए ताकि एक्शन रिएक्शन हो सके। अब एक्शन रिएक्शन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम एक रनिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो रनिंग में और वॉकिंग में होता क्या है,
हम जितनी जोर से या जितनी ज़्यादा फोर्स से हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी स्पीड बढ़ जाती है। अगर आप चलते हुए या रनिंग करते हुए आप कभी ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग इज व्हाइल वी आर वॉकिंग वी आर पुशिंग द ग्राउंड बैकवर्ड्स। यस, और जब होता क्या है, जब हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, ग्राउंड इन टर्न पुशेस अस forward. So action reaction. We are applying force on the ground, and in turn of that force, the ground is applying the force on us, जिससे हम आगे मूव कर रहे हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि to maximize counter force, the surface should be stable. तो जब हम एक कॉन्क्रीट सरफेस है उस पर जब मैं रनिंग कर रहा हूँ या वॉकिंग कर रहा हूँ, तो उस पर मुझे बेटर काउंटर फोर्स मिलेगी। लेकिन जब मैं सैंड पर वॉक कर रहा हूँ तो वो सैंड जो है वो दब जाएगी, जिससे काउंटर फोर्स जो है वो अच्छे से मुझे नहीं मिल पाएगी और जो मेरी रनिंग की स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में ये बता रहे हैं, टू अचीव मैक्सिमम जंपिंग हाइट पुश डायरेक्टली डाउनवर्ड्स अपॉन द टेक ऑफ। अब हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं जंपिंग का, और आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब जैसे हमने बात की थी रनिंग और वॉकिंग में, जिसमें हम ग्राउंड को पुश करते हैं और ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है, जिससे हम वॉक या चल पाते हैं। तो जब हम जंपिंग करते हैं तब भी ऐसा ही होता है। व्हेन आई एम ट्राइंग टू जंप, तो मैं जंप करने में क्या कर रहा हूँ कि आई एम पुशिंग द ग्राउंड डाउनवर्ड्स विद माय फीट, और जब मैं अपने पैरों से फोर्स लगाता हूँ ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड भी मुझे ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे मैं ग्राउंड के ऊपर उठ जाता हूँ और जंप करता हूँ। सो नाउ इन दिस पॉइंट दे आर टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन, कि अगर मैं चाहता हूँ, दिस इज द सरफेस और ये एक इंडिविजुअल है, अगर ये चाहता है कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट मिले, ठीक है, ये जो बीच का डिस्टेंस है सरफेस, दिस इज द सरफेस, ओके, एंड दिस इज द इंडिविजुअल। तो ये चाहता है कि जो बीच का डिस्टेंस है ज्यादा, इसको मैक्सिमम वर्टिकल हाइट मिले, तो ही हैज टू पुश द ग्राउंड डायरेक्टली डाउनवर्ड्स, इंस्टेड कि मैं इसको ऐसे टेढ़ा अप्लाई करूं फोर्स, ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी जो मैक्सिमम हाइट नहीं मिल पाएगी। सो आई हैव टू अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, जिससे मुझे मैक्सिमम फोर्स मिल पाएगी। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो ग्रुप में पूछ सकता है, और इस क्लास का एक छोटा सा असाइनमेंट है जिसे आप कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।